नमस्कार। केसव संवाद की इस वेबिनार श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। मैं अनीता चौधरी और आज की श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून कितना जरूरी है। ये इस चर्चा के जरिए ये एक मंथन भी होगा और चिंतन भी कि आखिर देश की जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए क्या सच में कानून की जरूरत है या एक अवेयरनेस की, या दोनों ही साथ साथ चलनी चाहिए। इस चर्चा में हमारे साथ केरल के राज्यपाल महामहिम आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। हमारे साथ मुख्य अतिथि तौर पे आरिफ मोहम्मद खान साहब जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही मुख्य वक्ता के तौर पे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट और बीजेपी लीडर अश्विनी उपाध्याय जी भी जुड़े हुए हैं। अश्विनी उपाध्याय जी की अगर हम बात करें तो इन्होंने कई ऐसे सामाजिक मुद्दों की कानूनी लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून पे सबसे पहले इन्होंने पीआईएल डरा था। उसके बाद 2018 में इन्होंने प्रधानमंत्री के सामने पूरी प्रेजेंटेशन भी दी थी कि आखिर इस कानून की कितनी जरूरत है और क्या कुछ इस कानून में होना चाहिए। हमारे साथ फराह फैज जी हैं, जो कि एक जानी मानी अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट की। साथ ही अगर इनकी बात करें तो ये सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। ट्रिपल तलाक, जिससे कि मुस्लिम समुदाय की महिलाओं में खासकर एक नया बदलाव आया, उसकी मुख्य याचिकाकर्ता ये थी। साथ ही अगर हम बात करें तो मदरसा और मौलाना और कट्टरपंथी सोच वाली जो ये समाज है, उसको लेकर के हमेशा ये मुखर रही हैं। बस्तियों में खासकर धर्म के आधार पर जिन महिलाओं या बच्चों का शोषण हो रहा है, उसके लिए हमेशा ये लड़ाई लड़ती रही हैं। इस लड़ाई का अंजाम ये भी रहा है कि कई बार कट्टरपंथियों की तरफ से इन पर हमला हुआ है। सबसे पहले मैं अनंज त्यागी जी को इस मंच पे बुलाऊंगी ताकि वो महामहिम श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब का स्वागत करें। अनंज त्यागी जी। जी, आज हम सभी का परम सौभाग्य है कि महामहिम राज्यपाल श्री मोहम्मद आरिफ खान जी हम सबके बीच में हैं। भाई साहब के परिचय की शेप में हम सभी उनके विषय में जितना कहें उतना कम है। कुछ सूक्ष्मता के साथ मैं आगे बढ़ते हुए बताना चाहूँगा कि आपने किस प्रकार मुस्लिम पर्सनल लॉ बिल का एक मुखर विरोध किया और आप ट्रिपल तलाक के भी एक मुखर विरोधी रहे हैं। यहाँ तक कि इन्हीं बिलों का विरोध करते हुए माननीय राज्यपाल जी ने मंत्रिमंडल तक से इस्तीफा दिया था, जो हम सब के संज्ञान में रहा ही है। महामहिम राज्यपाल जी समर्पण नामक एक संस्था से भी जुड़े हैं, जहां पर दिव्यांगों से संबंधित अनेक नेक कार्य किए जाते हैं, जिससे अनेकों लोग लाभान्वित होते हैं। थोड़ा सा एक संज्ञान में मैं लाना चाहूंगा कि 2 मई 2020 से हमने यह सॉफ्ट वेबिनार प्रारंभ किए थे। मैं माननीय राज्यपाल जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि अब तक हम 42 वेबिनार कर चुके हैं, जहां पर हमने आत्मनिर्भर भारत, नई शिक्षा नीति, महिला सशक्तिकरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पे वेबिनार किए हैं और हमने अपने मुख्य वक्ताओं के विचार हजारों और लाखों लोगों तक पहुंचाए हैं। पीछे हमसे जो इसमें मुख्य वक्ता जुड़े रहे हैं, जनरल वीके सिंह जी, सुनील बंसल जी, माफ कीजिएगा, कुछ तकनीकी दिक्कत की वजह से अनंज त्यागी जी शायद उनका कनेक्शन अभी फिलहाल कट गया है। लेकिन आज का जो विषय है, जनसंख्या नियंत्रण कानून कितना जरूरी, ये आज के परिवेश में अगर देखें तो हर तरफ से इसकी मांग उठ रही है और इसकी चर्चा भी हो रही है। अनंज त्यागी जी। जी, मैं महामहिम राज्यपाल जी का आज अपने इस वेब पोर्टल के 42वें वेबिनार में सहृदय स्वागत करता हूं और अपने सभी वक्ताओं को एक निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से हमें एक आदेश प्राप्त हुआ है कि अपने विषय को समय सीमा के अंदर रखते हुए, क्योंकि अंत में महामहिम राज्यपाल जी के विचार सुनने का हमें सौभाग्य प्राप्त होगा, इस वेबिनार को प्रारंभ करता हूं और महामहिम राज्यपाल जी का सहृदय इस वेबिनार में स्वागत करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनंज जी।
अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने विषय पे जाते हैं, जनसंख्या नियंत्रण कानून कितना जरूरी है। हम अगर हम अपनी बात करें तो बचपन से ही कई स्लोगन इस नियंत्रण को लेकर के सुनते आए हैं। हम दो, हमारे दो, छोटा परिवार, सुखी परिवार, बढ़ती आबादी, देश की बर्बादी और न जाने क्या क्या दीवारों पे लिखे हुए भी देखे। लेकिन इसका असर बस इतना रहा कि आजादी के समय हम 38 करोड़ के थे और आज 140 करोड़ के लगभग हो चुके हैं। इन स्लोगन्स का यही असर रहा। हमारे मुख्य वक्ता अश्विनी उपाध्याय जी, जिनकी मैं बात करी थी, इन सामाजिक मुद्दों को लेकर के हमेशा मुखर रहे हैं। कई ऐसी लड़ाइयां लड़ रहे हैं वो। और खासकर जनसंख्या नियंत्रण कानून की अगर बात करें तो कोर्ट से लेकर संसद तक, प्रधानमंत्री के कार्यालय तक इनकी आवाज गूंजती रही है। अभी 8 अगस्त को ही अश्विनी उपाध्याय जी एक ऐसी मुहिम छेड़ने जा रहे हैं जैसे मानो अंग्रेजों भारत छोड़ो का जो मुहिम छिड़ा था उसी के संदर्भ में उसको देखा जा सकता है। जंतर मंतर से इनकी मुहिम शुरू होगी, जिसमें मैं उम्मीद करती हूँ कि जो ये बात संज्ञान में ला रहे हैं उससे पूरा देश इनको समर्थन करेगा। अंग्रेजों के जमाने के 222 जो कानून हैं उनको रद्द करने की ये मांग कर रहे हैं। अंग्रेजों के कानून, इस देश को छोड़ो, ये मुहिम के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, वक्त की कमी है। अश्विनी उपाध्याय जी, इस जनसंख्या नियंत्रण कानून की कितनी जरूरत है? आपको क्या लगता है, क्यों इतना मुखर रहते हैं इस पे? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आदरणीय आरिफ मोहम्मद खान साहब को मैं प्रणाम करता हूं और सभी जो इस समय केसो संवाद के दर्शक हैं सबको मैं प्रणाम करता हूं। जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत से पहले मैं एक बात जो बचपन से हम सब लोग सुनते आए हैं कि जितनी चादर हो उतनी ही पैर फैलाओ, ये हम सब के चाऊ ताऊ चाचा सब कहते रहते, जितनी चादर हो उतनी पैर फैलाओ। अब जरा हम अपनी चादर देखते हैं, हमारी चादर है कितनी बड़ी। हमारा क्षेत्रफल दुनिया का लगभग 2% है, तो आबादी भी हमारी 2% होनी चाहिए। तो दुनिया की आबादी 750 करोड़ है, तो 750 करोड़ के हिसाब से हमारी आबादी फिर 15 15 करोड़ होनी चाहिए। हमारे पास पानी दुनिया का 4% है, तो पानी के हिसाब से हमारी जनसंख्या भी 4% होनी चाहिए। दुनिया की आबादी 750 करोड़ है, तो 750 करोड़ का 4% होता है 30 करोड़, यानी हमारी जनसंख्या 30 करोड़ होनी चाहिए। लेकिन हम हैं कितने, इसको समझिए। मैं जो कुछ कहने जा रहा हूं अगले 20-25 मिनट के वक्तव्य में, ये वो बातें मैं कहने जा रहा हूं जो मैंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट पे लिख के दिया है। इसमें कोई पॉलिटिकल बयानबाजी कुछ नहीं, वो बातें कहूंगा जो हमारी पीआईएल में है, जो मैंने लिख के दिया है और जिसको सरकार ने काटा नहीं है मेरे आंकड़ों। रूस का क्षेत्रफल भारत का 3 गुना है, सॉरी, रूस का क्षेत्रफल भारत का 5 गुना है और जनसंख्या मात्र 15 करोड़ है। हमारी जनसंख्या 150 करोड़ हुई और ये 150 करोड़ मैंने एफिडेविट पे दिया है केंद्र सरकार के आंकड़े को उपयोग करते हुए। 2019 में केंद्र सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि 125 करोड़ आधार बन गए हैं बी, और बहुत सारे सर्वे मैंने करवाए एनजीओ के माध्यम से, सामाजिक संगठनों के माध्यम से। तो हमें पता चला जहां 5 आदमी का परिवार है उसमें जो अगर एक छोटा बच्चा उसका आधार नहीं है, कहने का मतलब 20% लोग भारत में बिना आधार के हैं। 125 करोड़ आधार वाले और 20% बिना आधार वाले, तो जनसंख्या हो गई सीधे सीधे 150 करोड़। जमीन हमारे पास दुनिया की 2%, पानी हमारे पास दुनिया का 4% और जनसंख्या दुनिया की 20%। अब आप जरा सोच लीजिए आगे कहां होने वाला है। डिस्टर्ब हो रहा है या तो बाहर। जनसंख्या दुनिया की 20% हो चुकी है। रूस का क्षेत्रफल हमसे 5 गुना ज्यादा है। रूस का जनसंख्या मात्र 15 करोड़ है। रूस में पर डे 5,000 बच्चे पैदा होते हैं और भारत में पर डे 70,000 बच्चे पैदा होते हैं। तो जिसका क्षेत्रफल हमसे 5 गुना ज्यादा, उसका उसकी जनसंख्या मात्र 15 करोड़ और हमारी जनसंख्या 150 करोड़।
रूस का क्षेत्रफल हमसे 5 गुना ज्यादा, वहां बच्चे पैदा हो रहे हैं पर डे 5,000, और भारत में 70,000। ये 70,000 भी सरकारी आंकड़े बता रहा हूं। लेकिन रूस में 5,000 का मतलब 5,000, क्योंकि 100% बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते हैं। भारत में 70,000 का मतलब 70,000 नहीं, क्योंकि यहाँ आज भी 15 से 20% बच्चे पैदा होते हैं घरों में, नॉर्मल डिलीवरी होती है, सरकार को पता ही नहीं चलता कितने बच्चे पैदा हो गए। अमेरिका का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, जनसंख्या मात्र 33 करोड़ है। और 33 करोड़ का मतलब 33 करोड़, क्योंकि जैसे ही बच्चा पैदा होता है, सरकार 24 घंटे के अंदर अमेरिका में उसका एक यूनिक आईडी जनरेट हो जाता है, तो सरकार को पता चल जाता है कितने बच्चे पैदा हुए। भारत में नहीं पता चलता। ब्राजील का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा, ब्राजील 2.5 गुना, ब्राजील का क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना ज्यादा। ब्राजील की जनसंख्या 22 करोड़ है, हमारी जनसंख्या 150 करोड़ है। ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना ज्यादा है, ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या मात्र 2.5 करोड़ है, हमारी जनसंख्या 150 करोड़। कनाडा का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, कनाडा की जनसंख्या मात्र 4 करोड़ है, और हमारी जनसंख्या 150 करोड़ है। सरकार कहती है 140 करोड़, लेकिन जो मैंने आंकड़े दिए हैं उसमें न तो गृह मंत्रालय ने हमारे आंकड़े को गलत बताया है, न कानून मंत्रालय ने बताया है। इसलिए मैं मान के चलता हूं कि 150 करोड़, और 150 करोड़ नहीं तो 138 139 करोड़ तो सरकार भी एडमिट करती है। तो सवाल यह है कि हमारे पास संसाधन के हिसाब से हमारा जो, वो कहते नहीं है, हमने 5 गुना ज्यादा पैर पहले ही फैला दिया। मैं पिछले 20 वर्षों से समस्याओं की रूट काज एनालिसिस करता हूं सर, और रूट काज मतलब 20 साल से मैं डायरी बनाता हूं एक। जो दिन भर मुझे प्रॉब्लम समझ में आती, शाम को लिखता हूं, अच्छा ये प्रॉब्लम का इसका रूट काज क्या है, ये प्रॉब्लम इसकी रूट काज क्या है। मुझे भारत में 80% समस्याओं का दो ही रूट काज मिलता है, एक करप्शन, दूसरा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, तीसरी कोई समस्या ही नहीं है। सड़क बार बार टूट रही है, करप्शन, सड़क पे भीड़ है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। सरकारी हॉस्पिटल में दवा नहीं है, करप्शन, सरकारी हॉस्पिटल में भीड़ है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। सरकारी स्कूल बदहाल है, करप्शन, सरकारी स्कूल में बहुत भीड़ है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। और इवन जो इस समय हमें एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, इसका भी रूट काज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। वाटर पोल्यूशन का रूट काज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। नॉइज पोल्यूशन का रूट काज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। और एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, तीन तीन पोल्यूशन से मिला के 200 बीमारियां होती हैं। अभी समय कम है इसलिए मैं सारी बीमारियों को अलग अलग नहीं बता रहा हूं, लेकिन 200 बीमारियां होती हैं केवल पोल्यूशन के कारण। और बड़ी बड़ी गंभीर, इवन कैंसर जैसी बीमारी भी पोल्यूशन के कारण होती है। जानलेवा बीमारियां भी पोल्यूशन से होती हैं। आज की डेट में हमें शुद्ध हवा नहीं मिल पा रही है, शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है, शुद्ध दूध जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट, दूध नहीं मिल पा रहा है, घी नहीं मिल पा रहा है, सब्जी नहीं मिल पा रही है, फल नहीं मिल पा रहा है। और इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए, ये 2020 में पूरा लॉकडाउन चला, आपको सड़क पे कहीं दूध फैला हुआ नजर नहीं आया। जबकि अगर हमारे पास वास्तव में दूध इतना होता कि हर जगह सप्लाई होती, तो दूध एक्स्ट्रा हो जाना चाहिए, क्योंकि आपकी होटल बंद थी, रेस्टोरेंट बंद थे, मोटल बंद थे, शादी विवाह हो नहीं रहे थे, पनीर कोई बनाया नहीं जा रहा था। इसके बावजूद दूध बराबर रहा। इसका मतलब जब नॉर्मल कंडीशन में सब कुछ खुलता है, तो फिर दूध में मिलावटखोरी करनी पड़ती है। हमारे पास दूध उतना ही था जो लॉकडाउन में हमें मिला, और वास्तव में हमें लॉकडाउन में शुद्ध दूध मिल गया था। अब हमने जैसे सब कुछ खुला, हमें फिर से मिलावटी दूध पीना पड़ रहा है। तो हम मिलावटी दूध ले रहे हैं, मिलावटी हवा ले रहे हैं, मिलावटी सब्जी खा रहे हैं, केमिकल बहुत ज्यादा। इसलिए जो सब्जी पैदा करने वाले मजबूर है केमिकल डालने के लिए, उनकी गलती नहीं है, वो मजबूर है। इतनी डिमांड है कि अगर वो लौकी में, कद्दू में, बैगन में ज्यादा से ज्यादा खाद न डालें, वो सप्लाई नहीं कर पाएंगे। गेहूं और दाल में बाकी जो फसलें थी, जो बिना पहले यूरिया के पैदा हो सकती थी, उसमें जबर मजबूरी में डालना पड़ रहा। मैं गांव से बिलोंग करता हूं, मेरे पास आज भी खेत है, मेरे पिताजी खेती करते हैं। मैं वहां देख रहा हूं कि क्या पोजीशन हो रखी है। हम लोग तो चलो नहीं डालते खाद, क्योंकि हमें अपने अपने परिवार के लिए चाहिए होती है, लेकिन वास्तव में जो लोग बाकी पैदा कर रहे हैं, जो उसको बेचते भी हैं, वो जहां पहले 5 किलो यूरिया डालते थे, आज की डेट में करीब 40-50 किलो यूरिया डालते हैं। तो वो यूरिया अल्टीमेटली हमारे शरीर में आ रहा है। तो बीमारियों का जो सबसे बड़ा है, पोल्यूशन के अलावा जो हम ये जहरीली सामान खा रहे हैं, इस जहरीले सामान की जो मजबूरी है, वो भी केवल और केवल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। कालाबाजारी का मूल कारण पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। मिलावटखोरी का मूल कारण पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। और अभी हमने इस कोविड के टाइम में देखा, दुनिया में सबसे ज्यादा एम्बुलेंस भारत के पास,
दुनिया में सबसे ज्यादा डॉक्टर भारत भारत के पास, दुनिया में सबसे ज्यादा हॉस्पिटल भारत के पास, दुनिया में सबसे ज्यादा बेड भारत के पास। इसके बावजूद 2 महीने अप्रैल मई में क्या स्थिति हुई है कि हम बेड नहीं दे पा रहे थे, हम दवा नहीं दे पा रहे थे, हम लोगों को जो बेसिक रिक्वायर्ड नहीं दे पा रहे। क्यों? क्योंकि बड़ी सीधी सी बात है, अगर एक मकान में आपने 2 टॉयलेट बनाया है, जब तक सब लोग स्वस्थ हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर एकाएक सबको पेचिश पड़ी तो फिर समस्या आ जाएगी, और ये समस्या आने वाले टाइम में और आएगी। बीमारियां और बढ़ रही हैं, लगातार बढ़ रही हैं, प्रदूषण तो बढ़ ही रहा है। और जितनी आप, भाई सरकार जब तक 2 करोड़ लोगों को रोजगार देती है, 10 करोड़ बेरोजगार पैदा हो जा रहे हैं, 70,000 पर डे का मतलब ये हुआ कि 2 करोड़ 55 लाख बच्चे पैदा हो गए 2020 में। स्वाभाविक सी बात है 2021 में थोड़ा और ज्यादा पैदा होंगे, 2000 हो सकता है 2 लाख, 2 करोड़ 60 लाख हो जाए, 2 करोड़ 65 लाख हो जाए, तो संख्या तो बढ़ने वाली है। तो ये जो सब सरकार जब तक 2 करोड़ घर बना के देगी, 10 करोड़ बेघर और पैदा हो जाएंगे। सरकार जब तक 2 करोड़ लोगों को रोजगार देगी, 10 करोड़ लोग बेरोजगार पैदा हो जाएंगे। तो ये हमेशा जो आपका इम्बैलेंस है, वो इम्बैलेंस बना रहेगा। अगर हमने एक कानून नहीं बनाया, हालांकि केवल कानून से बात नहीं आएगी, मैं उसके लिए जो मैं पीआईएल में क्या क्या लिखा हुआ आपको चर्चा करूंगा। केवल कानून से बात नहीं बनेगी, उसमें 3-4 और चीजें जरूरी है जो मैं समझता हूं। लेकिन जब तक जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा, तब तक बेरोजगारी खत्म नहीं होगी, तब तक गरीबी खत्म नहीं होगी, तब तक कुपोषण खत्म नहीं होगा, तब तक प्रदूषण खत्म नहीं होगा। और जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है, इस आप क्राइम की रूट का एनालिसिस करिए। मैंने कुछ जेल के वार्डन से चर्चा करके, जो वहां पे बैंक, जो चोर लुटेरे झपटमार चेन स्नेचिंग करने वाले हैं जो वहां पे बंद है, उनके बारे में पता करने की कोशिश किया। उसमें ज्यादातर जो चेन स्नेचिंग करने वाले थे, जो चोरी करने वाले थे, जो बाइक चुराते हैं या बाइक का ये कारों का टायर चुराते हैं, उसमें हमें एक भी नहीं मिला जिसके फादर ने हम दो हमारे दो फॉलो किया हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो जो ज्यादा भाई बहन होते सारे अपराधी होते, ये नहीं कह रहा हूं, इसका इंटरप्रिटेशन ये नहीं है। हमारा कहने का मतलब जो जेल में जाके समझ में आया कि अपराध का सीधा सीधा संबंध आपके पॉपुलेशन एक्सपोजर से है। माँ बाप अगर 200-300 रुपए कमा रहे हैं और 7 बच्चे हो गए, 8 बच्चे हो गए, तो स्वाभाविक सी बात है उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं पूरी कर पाएंगे। प्रॉपर उनको खाना नहीं मिलेगा, प्रॉपर कपड़ा नहीं मिल पाएगा, उसकी स्कूलिंग ठीक नहीं होगी, न माँ बाप के पूरा कंट्रोल देख पाएंगे। 2 बच्चा पूरा देख सकते हैं कहाँ जा रहा है, कब जा रहा है, कैसे जा रहा है, किससे जा रहा है, किससे मिल रहा है, किससे नहीं मिल रहा है, प्रॉपर देख सकते हैं। जहां ज्यादा हो जाता है, आज की डेट में कंट्रोल कर पाना बड़ा मुश्किल है। बच्चा क्या कर रहा है, पार्क में कहाँ जा रहा है, कैसे कर रहा है, उसको मॉनिटर करना बड़ा मुश्किल होता है। अपराध का सीधा संबंध जनसंख्या विस्फोट से। और वास्तव में अगर हम जो चाहते हैं कि अगर हमारी बहन बेटियां ये खुशहाल जिंदगी जिए, ये वास्तव में एक इंसान बन के रहें, ये वो सारे राइट्स एंजॉय कर सकें जो पुरुष एंजॉय करते हैं, ये वही दुनिया देख सकें जो पुरुष यहाँ के देखते हैं, उसके लिए जनसंख्या नियंत्रण बहुत जरूरी है। क्योंकि 2 बच्चे तो समझ में आता है, 2 बच्चे किया, उनका पालन पोषण कर दिया, उनको 11वीं 12वीं करा दिया, उनको 12वीं तक पढ़ा दिया, उसके बाद वो भी थोड़ा कंफर्ट हो गई। अब वो अगर लगातार ये कंटिन्यूएशन बना रहेगा बना रहेगा बना रहेगा, तो इससे बड़ी समस्या हो जाती है। उनकी पूरी जिंदगी केवल और केवल बच्चा पैदा करना, उसको परवरिश करके थोड़ा बड़ा करना, वो 5 साल का हुआ तब तक दूसरा पैदा हो गया, फिर उसको 5 साल तक बड़ा करना, फिर तब तक तीसरा हो गया। तो ये जो कंटिन्यूएशन चल रहा है, पता चला उसकी 20 से 30 साल की जो मेन उम्र थी हंसने बोलने की, घूमने की, अपने को एंजॉय करने की, वो पूरे उसी में चली गई बच्चा पैदा करने। तो ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का सीधा सीधा संबंध अपराध से है, बेरोजगारी से है, कुपोषण से है। और इस देश में अगर संसाधनों की बात करें, जल जंगल जमीन की कमी होती चली जा रही है, रोटी कपड़ा मकान में समस्या दिख रही है हमें। तो गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण, प्रदूषण, इसका जो रूट काज है। और सबसे बड़ी बात, जो अपराध बढ़ रहा है, जो अपराध बढ़ रहा है, उसका भी मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण के लिए मैंने जो मुख्य उपाय बताए हैं, एक तो ये कि जो मिनिमम एज ऑफ मैरिज है, ये हमें यूनिफॉर्म करने की जरूरत है। उस पे मेरी अलग से एक पीआईएल चल रही है यूनिफॉर्म एज ऑफ मैरिज पे, कि लड़के लड़की की शादी की उम्र बराबर की जाए, 18-21 न की जाए, इसको 20 कर दिया जाए, लेकिन जो भी किया जाए वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए लड़के लड़की की दोनों, और अक्रॉस द
एक क्रॉस द बोर्ड लागू होना चाहिए। मिनिमम एज ऑफ मैरिज जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए, रिलीजन न्यूट्रल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो हिंदू के लिए अलग हो, मुस्लिम के लिए अलग हो, पारसी के लिए अलग हो। अभी अभी अलग अलग चल रही है, उसका अपने प्रोविजन चैलेंज किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया हुआ है। दूसरा, एक पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ बनना चाहिए। और पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ में एक बच्चे का समर्थक नहीं हूं। एक बच्चा, जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है और काफी लोगों से चर्चा करके, कि एक बच्चा वो पूरा डेवलप नहीं हो पाता, उसको एक घर में कंपनी नहीं मिल पाती। अगर वो दो बच्चे हों, एक भाई एक बहन हो, या दो भाई हो या दो बहनें हो, तो उनका डेवलपमेंट ज्यादा अच्छा होता है। उनको आपस में एक दोस्त मिल जाता है, एक साथ वो हंसते हैं, बोलते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। तो एक बच्चे का मैं समर्थक नहीं हूं, लेकिन मैं दो से ज्यादा का विरोधी हूं। मेरा ये मानना है, हम दो हमारे दो, ये ठीक है। मैंने हमारी 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 पीआईएल में हमने महिला एवं जो विमेन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, उसको भी पार्टी बनाया। मैंने उससे यही कहा है कि उसके पास पूरे देश भर में आशा बहनें हैं, वो उनको उपयोग करे लोगों को जागरूक करने के मामले में, और जो साधन है उसको डोर टू डोर पहुंचाने के मामले में। जैसे पोलियो के लिए हमने शुरू किया था पोलियो डे। हर महीने के पहले संडे को हम पोलियो डे मनाते थे, और वो आज भी चल रहा है। हमने डिक्लेयर भी कर दिया भारत पोलियो मुक्त हो गया, लेकिन आज भी चल रहा है। हमने उसमें यही मांग किया है कि आप हर महीने के पहले संडे को पॉपुलेशन कंट्रोल डे मनाइए। आपको पोलियो देना है तो आप पोलियो की ड्रॉप दीजिए, लेकिन आप जहां जहां वो पोलियो का बूथ लगता है, जितने पूरे देश भर में वो लगता है, पूरा सरकारी महकमा उस काम में लग जाता है। पूरे सरकारी जितने टीचर हैं, डॉक्टर हैं, सब लगते हैं। वो जहां जहां पोलियो का बूथ हो, वहां कम से कम जो ईडब्ल्यूएस बीपीएल कैटेगरी है, उसको मुफ्त में वो दवाइयां दी जाए। जिनको कंडोम चाहिए वो कंडोम दिए जाए, जिनको गोलियां चाहिए वो गोली दी जाए। प्राइमरी हेल्थ सेंटर को बेसिकली हमें एक नोडल सेंटर बनाना पड़ेगा, उसको डेवलप करना पड़ेगा। और मैंने फिर से कहा था कि जो दूसरी समस्या है वो करप्शन है। तो जब तक करप्शन खत्म नहीं होगा, तब तक हमारा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पाएगा। जैसे अभी यूपी गवर्नमेंट ने कहा है कि, अभी हालांकि कानून बना नहीं है, कि हम 1 लाख रुपए देंगे जो एक बच्चे पे आएगा। मुझे आशंका है, अगर हमने करप्शन खत्म नहीं किया, तो वो 1 लाख रुपए आधा डॉक्टर, लेखपाल, पटवारी मिलकर ले लेंगे, आधा दे देंगे जिसके नाम पे नसबंदी होनी है, कागज पे नसबंदी हो जाएगी, वो इफेक्ट नहीं आ पाएगा। तो एक बहुत बड़ा बर्डन है। हमने असम में देखा है, करप्शन के कारण एनआरसी फेल हो गई। तो अगर करप्शन को हमने टैकल नहीं किया, तो पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ भी फेल हो जाएगा। पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ की जरूरत है। इसके अलावा पॉपुलेशन कंट्रोल को प्राइमरी के सिलेबस में डालना बहुत जरूरी है। सबसे 50% समस्याओं का मूल कारण पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। इसके बावजूद इसको हमने सिलेबस में नहीं डाला। मैंने जापान का, मैंने वकालत के पहले बेसिकली मैं इंजीनियर हूं, मैं कई कंपनियों में काम कर चुका हूं। जापान का मैंने मॉडल देखा। जापान की जो भी समस्या है वो प्राइमरी के सिलेबस में डाल देते हैं। जैसे वहां पे बार बार भूकंप आता है, वो भूकंप को उन्होंने प्राइमरी सिलेबस में डाला हुआ है। वहां स्लाइडिंग बार बार होती है, उसको उन्होंने प्राइमरी सिलेबस में डाला हुआ है। वो बच्चों को ही सब सिखा देते हैं कि क्या 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 गलत है, क्या सही है। तो मुझे लगता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में प्राइमरी में डालना जरूरी है सिलेबस में। उस पर ऐसे कंपटीशन हो, डिबेट कंपटीशन हो। छोटे बच्चे के सिलेबस का फायदा होता है कि माँ बाप उसको होमवर्क कराते हैं, तो वो भी उसको पढ़ते हैं, और बच्चा खुद भी उस पर बड़ा जागरूक हो जाता है शुरू से ही। हर महीने के पहले संडे को पोलियो, ये जो पोलियो डे, इसकी बजाय पॉपुलेशन कंट्रोल डे शुरू करना चाहिए। कानून इफेक्टिव की जरूरत है। मुझे लगता है कि तीसरे बच्चे पे तो नहीं, लेकिन चौथे बच्चे पे कुछ पिनल एक्शन जरूर होना चाहिए। एक बच्चे को प्रमोट नहीं करना चाहिए, 2 तक ठीक है। तीसरे बच्चे पे जिस तरीके से आप उसको सब्सिडी से जोड़ लीजिए, या जिससे जोड़ना है उससे जोड़ दीजिए। लेकिन तीसरे के बाद अगर कोई करता है, तो डेफिनेटली वो जानबूझ के कर रहा है। हालांकि इसमें कम से कम 1.5 से 2 साल का आपको कानून बना के आपको 1.5-2 साल का टाइम देना पड़ेगा, एकदम अंतिम छोर तक वो आपके कानून की बारीकियां पहुंच जाए। उसके लिए 1 से 1.5 1 साल, कम से कम 1 साल आपको देना ही पड़ेगा। 9 महीने तो मैंडेटरी है, 3-4 महीने और एक्स्ट्रा दे देना चाहिए कि भाई सब लोग इसको समझ लें। लेकिन चौथे बच्चे पे इस पे पिनल प्रोविजन होना चाहिए। मुझे लगता है कि शायद अगर 20-25 साल तक हमने इसको कर लिया, तो आगे हो सकता है कानून की जरूरत ही ना पड़े, लोग यूज टू हो जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से चाइना ने किया, जबकि चाइना से हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाइना का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है। हम लोग क्या करते हैं, जल्दीबाजी में चाइना से कंपेयर कर लेते हैं। अरे चाइना 144 करोड़ है, हम तो जी नंबर 2 है, हम तो 140 करोड़ है। जबकि हम ये नहीं देखते कि चाइना की
चाइना का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, इसलिए चाइना से हमें पॉपुलेशन के मामले में कंपेयर करना ही नहीं चाहिए। और चाइना ने लगभग 60 करोड़ बच्चों को पैदा होने से रोका है, इसलिए वो 144 करोड़ है। शायद हमने भी अगर 1950 में या उस शुरुआत में वो अडॉप्ट कर लिया होता, एक अच्छी पॉलिसी, इफेक्टिव पॉलिसी ले लिया होता, पॉलिसी थी हमारे पास लेकिन अगर इफेक्टिव हो गई होती तो शायद आज भी हम 95 से 100 करोड़ के आसपास होते, जो हम 140 करोड़ सरकारी आंकड़ों के हिसाब से, और मेरे हिसाब से जो 150 करोड़ हो चुके हैं शायद इतने नहीं होते। यही मुझे कहना था, बाकी मैं सुनना चाहूंगा महामहिम राज्यपाल जी को। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी जी, आपने बहुत विस्तृत से सारी बातों को समस्या के साथ, समाधान के साथ आपने बताया कि समस्या क्या है और क्या समाधान हो सकता है, और बीच में समाज कहाँ खड़ा हुआ है। मैं अपनी वक्ता फराह फैज जी को इस मंच पे बुलाना चाहूंगी, इस मुद्दे पे वो अपने विचार रखें। वो महिलाओं को लेकर के, बच्चों को लेकर के सामाजिक कार्य करते रही हैं। धर्म के आधार पे जो महिलाएं शोषित हो रही हैं उसके लिए वो अपनी आवाज बुलंद करती रही हैं। लेकिन इस कानून को लेकर के हमने देखा है कि चाहे वो देवबंद हो, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, या राशिद फिरंगी हो, इन्होंने इसको लेकर के काफी अपोज किया है। अगर हम बात करें देवबंद की, तो उनका कहना है कि ये इंसानी हुकूक है, यानी कि मानवाधिकार है, और हम चाहें तो जितने बच्चे पैदा कर सकते हैं, इससे नहीं रोकना चाहिए। वहीं पे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उसको धर्म के चश्मे से देखता है। उनका कहना है कि सरकार इस लॉ को, इस कानून को नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए नहीं, बल्कि धर्म का कार्ड खेलने के लिए और समाज को बांटने के लिए लाना चाहती है। राशिद फिरंगी की अगर बात करें तो वो बिल्कुल ही अलग बयान देते हैं। उनका कहना है कि हमें इस लॉ से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हम सरकारी नौकरी में जाना ही नहीं चाहते। हमारे सरकारी जो व्यवस्थाएं है उससे कोई लेना देना ही नहीं है। अब ऐसे में महिलाएं किस स्थिति में हैं, फराह फैज जी बताएंगी, क्योंकि इस अगर हम कहें जनसंख्या और महिलाओं का अगर देखें तो बहुत ही सीधा संबंध है, बिल्कुल चोली दामन का साथ। अगर जनसंख्या तभी कंट्रोल होगा जब महिलाएं अवेयर होंगी, क्योंकि इस देश की नहीं बल्कि पूरे विश्व में जननी वही कही जाती है। जननी ही जो है इस धरती पे किसी बच्चे को लाने का अधिकार रखती है। आखिर इस अधिकार पे क्यों जो इस देश, हमारे देश में खासकर अगर देखें तो उसमें पुरुषों का इतना वर्चस्व बना हुआ है। फराह फैज जी। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता आपका, मुझे इस मंच पे इनवाइट करने के लिए। और मैं बहुत ज्यादा खुशनसीब हूँ कि मुझे जो है आरिफ भाई के साथ में शिरकत करने का एक मौका मिल रहा है। अश्वनी साथ में है, अश्वनी ने बहुत डिटेल में ये स्टैटिस्टिकली सब चीजें रखी हैं, कैसे क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के। तो मैं आरिफ भाई को भी बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी कि उन्होंने टाइम निकाला और हमें पहले बोलने का या हमें सुनने के लिए उन्होंने अपना कीमती वक्त रखा। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ भाई। और दरअसल जैसे अनीता आपने कहा है कि हम इंडिया में रह रहे हैं, और इस कंट्री का ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जहां और जब भी कोई भी कंट्री वेलफेयर के लिए या यहाँ के सिटीजन वेलफेयर के लिए बात की जाती है तो उसको हम धर्म का चश्मा लगा करके देखना शुरू कर देते हैं। यहाँ की वोट बैंक पॉलिटिक्स जो है वो एक्टिव हो जाती है। यहाँ चीजें जो है वो शुरू में मैनेज नहीं होती जब गवर्नमेंट बनती है, बल्कि जब गवर्नमेंट का लास्ट टाइम होता है उस वक्त उन सब चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक होड़ मच जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो नहीं होनी चाहिए, और ये इस देश का दुर्भाग्य है। अगर मैं सिर्फ जैसे मैं यूपी में रह रही हूँ और अभी योगी आदित्यनाथ ने अनाउंस भी किया है अपने यहाँ से पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाने का, और उसकी बड़ी जोर शोर से तैयारी चल रही है। तो मेरा मानना ये है कि ये पॉपुलेशन की जो प्रॉब्लम है ये ऑल ओवर इंडिया की प्रॉब्लम है, ये सिर्फ और सिर्फ यूपी की प्रॉब्लम नहीं है। तो जो लोग इस तरह से बयानबाजी करना शुरू कर रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ एकदम से देवबंद सामने आ जाता है, एकदम से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खड़ा हो जाता है, जमीयत उलमाए हिंद खड़ा हो जाता है। तो मेरा सवाल इन लोगों से यही है, और मेरी इन लोगों से लड़ाई भी यही रहती है कि आप सबसे पहले जो है कंट्री
को क्यों अपनी फहरिस्त में नहीं लेकर के आते? आपकी गिनती में कंट्री पीछे क्यों रहता है? आप चीजों को जो है वो धर्म से क्यों जुड़वा देते हैं और आप पब्लिक का बेवकूफ क्यों बनाते हैं? और इसी वजह से मुझे इनके जो अटैक्स हैं वो झेलने पड़ते हैं और मेरी टांग भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आजकल मैं फेस कर रही हूँ क्योंकि स्टील प्लेट्स डली हुई हैं इनकी बदौलत। लेकिन मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। तो मैं ये बताना चाहूंगी अर्चना कि जो चीजों को ये मजहब के साथ जोड़ देते हैं यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है और इसकी जो मार झेलनी पड़ती है, क्योंकि हमारे यहाँ पुरुष प्रधान देश है, इसकी जो मार झेलनी पड़ती है वो सबसे ज्यादा घर में जो बच्चे हैं और घर में जो औरतें हैं उनको झेलनी पड़ती है। आज भी हम इतना अपने आप को कह रहे हैं कि हम मॉडर्नाइज हो गए हैं, ये सब हो गया, लेकिन फिर भी एजुकेशन जो है वो इतनी ज्यादा कमी है एजुकेशन की हमारी सोसाइटी में या मुस्लिम कम्युनिटी में कि उसको जो है किस तरह से हम रिकवर कर पाएंगे और कितनी सदी और लगेंगी इसको रिकवर करने में, कितने डिकेड्स जाएंगे, ये मुझे समझ में नहीं आता। और इसका सबसे बड़ा जो मैं जिम्मेदार मानती हूँ वो मैं गवर्नमेंट को मानती हूँ कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो क्या हमारे यहाँ के बच्चे अनएजुकेटेड रह जाएं तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे यहाँ प्रोविजन बहुत सारे हैं। अगर आरटीए एक्ट की बात करें तो उसमें सब बच्चों, गरीब बच्चों को जो है एजुकेशन देने का प्रोविजन है 8वीं तक, और अब तो 12th तक हो गया, इसमें अमेंडमेंट हो गया है, 12th तक फ्री एजुकेशन है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। लेकिन अगर हम ग्रास रूट लेवल पर इस पर काम करते हैं, इसमें एडमिशन की बात करते हैं, तो जैसे भी अश्वनी ने कहा कि करप्शन मेन प्रॉब्लम है किसी भी योजना को या किसी भी काम को शुरू करने में जो आती है। तो वो आरटीई एक्ट में जैसे बच्चे का एडमिशन कराते हैं तो पता चलता है कि जितने बड़े बड़े नाग हैं या जितने बड़े बड़े ये इंटर कॉलेजेस हैं, इन्होंने अपने यहाँ से सर्टिफिकेट ले लिया, अपने आप को लिस्ट से रिमूव करा लिया। जो अच्छे स्कूल हैं वो लिस्ट में है ही नहीं, और जो छोटे मोटे ऐसे गली मोहल्ले के स्कूल हैं वो सिर्फ स्कूल में वो लिस्ट में रह गए। अब आप बच्चों को वहां भेज सकते हैं, अच्छे स्कूल में आरटीई एक्ट में नहीं भेज सकते। तो ये सारी चीजें, और हमारी गवर्नमेंट जो है वो इस बात को लेकर के खामोश है। और मुझे ये कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि जब मैं एजुकेशन के मुद्दे पे काम कर रही थी और फी हाइक को लेकर के मैंने पीआईएल फाइल किया हुआ था इलाहाबाद हाई कोर्ट में, मैं योगी आदित्यनाथ जी से मेरी मुलाकात भी हुई, कई बार मिली, पेरेंट्स के एसोसिएशन के साथ मिली, तो उन्होंने मुझे एक बात छूटते ये कही कि अगर आप दून जैसे स्कूल में बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं तो फीस भी वैसी दीजिए। तो अगर एक जिम्मेदार आदमी इस तरह की बात कहेगा जो स्टेट का मुखिया है, तो मैं बड़ी शॉक्ड हुई उनकी इस बात को सुन करके। तब मुझे समझ में आया कि ये सारा निजाम ऊपर से नीचे तक खराब है, इसी वजह से चीजें बेहतर नहीं हो पाती। अगर मैं बात करूं, जैसे आपने बात किया था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, देवबंद की, तो ये तो फ्री होल्ड है। ये इस कंट्री में जो है वो कांग्रेस की बदौलत ये वो खरपतवार है जिसको आप काटना चाहें कम नहीं होती है और बढ़ती है, क्योंकि इनका जो फंडिंग है वो जो बाहर के मुल्कों से इनको फंडिंग हो रही है, ये अपने फंडिंग के लिए इस कंट्री पर डिपेंड नहीं करते, इनको बाहर के मुल्कों से जो फंडिंग होती है उसकी वजह से ये इतना चीखा चिल्ली करते हैं। इनको मेहनत मजदूरी से कोई मतलब नहीं है, इनके पास कितना पैसा है ये इनको ही पता नहीं है, कौम को गुमराह कर रहे हैं। और सबसे बड़ा फोकस जो इनका होता है वो होता है किसी तरह से यहाँ के लोगों को, खास तौर से जो इनकी अपनी कौम है, मुसलमान कौम है, ये गुमराह करके एजुकेशन से दूर कर दें, ये मदरसा एजुकेशन को बढ़ावा दे दें, ये सारे बच्चों को मदरसों में ले आए, ये सारे बच्चों को जो है मॉडर्न एजुकेशन से काट दें। इनको ये समझ में नहीं आता कि जो मॉडर्न एजुकेशन का बाइकआउट हुआ था वो अंग्रेजों की एजुकेशन को बाइकआउट करने के लिए किया गया था। और ये कुरान में तो जो सबसे पहली वर्स नाजिल हुई थी वो हुई थी एजुकेशन के लिए, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, ये आरिफ भाई को भी बहुत अच्छे से पता है। तो आप सबसे पहला काम यही कर रहे हैं कि कौम को एजुकेशन से दूर ले जा रहे हैं, क्योंकि अगर एक आदमी एजुकेटेड हो जाता है तो उसको सारी चीजों की समझ आ जाती है कि कैसे वो अपनी फैमिली को प्लान करेगा, कैसे उसका कंट्री में क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, उसकी फैमिली को कहाँ स्टैंड होना चाहिए, उसकी फैमिली में की जरूरतें क्या हैं, वो कैसे मीट आउट करेगा उन प्रॉब्लम्स को। तो ये सारी समझ जो है या मेरी जो कंट्री है उसका जो एक निजाम है उसमें मेरा क्या रोल है,
मुझे क्या करना है, मुझे अपने वोट का कैसे यूज करना है। तो ये सारी चीजें कब आएंगी, जब एक आदमी एजुकेटेड होगा। और ये लोग क्या करते हैं, जितने भी धर्म के धार्मिक लोग हैं या धर्म के ठेकेदार, मैं इनको बोलती हूँ, जो धर्म के ठेकेदार हैं, वो सबसे पहला काम यही करते हैं कि लोगों को अनएजुकेटेड रहने के लिए प्रेरित करते हैं, और उसको वो किस तरह से डाइवर्ट कर देते हैं कि भाई आप ये कर रहे हो, ये तो हमारे धर्म के मजहब पे जो है वो प्रहार हो रहा है, हमारी धार्मिक मान्यताओं को जो है वो लांघा जा रहा है। अभी जैसे 3 तलाक की लड़ाई अगर आप देखें, तो मैंने जो PIL फाइल किया था, वो मेरा एम्फेसिस जो था, पूरा फोकस जो था, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए था कि अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वेलिटी की बात करता है, तो कहाँ है इक्वेलिटी का राइट, कहाँ है सब औरतों के लिए समान अधिकार, समान कानून कहाँ है। जो डाइवोर्स का प्रोसीजर है वो सबका एक जैसा क्यों नहीं है, जो शादी का तरीका सबका एक जैसा क्यों नहीं है। ठीक है, धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से आपकी शादी हो सकती है, लेकिन उसके बाद उसका इक्वल तरीके से जो है सबके लिए रजिस्ट्रेशन मस्ट होना चाहिए, ताकि हमें ये तो पता चले कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारे यहाँ कितनी पॉपुलेशन है, कितने कपल्स हैं। और फिर उसके बाद हम, जैसे NRC की बात हुई, अभी अश्वनी ने भी बताया था, NRC की जब बात होती है तो फॉरेन जितने मुसलमान आते हैं वो सब सामने आ जाते हैं। आप ये बताइए, क्या हर चीज का ठीकरा इन्होंने अपने सर पे फोड़ने का जिम्मा ले रखा है, जबकि ये सारा का सारा काम जो है वो इस्लाम मजहब के अगेंस्ट है। अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, तो मैंने 2017 में इसके लिए PIL भी फाइल किया हुआ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, और मैंने उसमें मदीना चार्टर इंट्रोड्यूस किया है। आज तक कोई भी उलेमा मदीना चार्टर की क्यों बात नहीं करता। मदीना चार्टर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस बी अपॉन हिम, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, और उन्होंने इसलिए इंट्रोड्यूस किया था क्योंकि उस वक्त अरब में जो थी वो अलग अलग जो है वो सेक्ट थे, अलग अलग मान्यताओं को मानने वाले कबीले थे, लोग थे। तो उनको कैसे एक नेशन के लिए इकट्ठा करेंगे, प्लेटफॉर्म पे लाएंगे, उनकी क्या प्रायोरिटीज होंगी, वो सब चीजें इंट्रोड्यूस की गई थी मदीना चार्टर में, और वो बहुत ज्यादा फेवरेबल है। आज के जो कॉन्टेक्स्ट है हमारे इंडिया का, जहां अलग अलग तरह की कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं, तो वो उन सबको बहुत फेवर करता है। तो आज कोई भी उलेमा, कोई भी मौलाना जो है मदीना चार्टर की बात नहीं करता। उल्टे जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड का बात आता है तो फौरन ये कहना खड़े हो जाते हैं कि जी हमारी जो है मजहबी स्वतंत्रता पर जो है प्रहार किया जा रहा है, हमारी मजहबी जो स्वतंत्रता है उसको, रिलीजियस फ्रीडम को रोका जा रहा है, हमें ये करने से रोका जा रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। उल्टे अभी जैसे कश्मीर का अगर हम मुद्दा लें 370, तो क्या ये धारा 370 हटने से क्या हुआ, किसको फेवर हुआ, किसको ज्यादा फायदा हुआ। लोग कहते हैं कि ये हो गया वो हो गया, मैं कहती हूँ इससे सबसे ज्यादा अगर फायदा हुआ है तो मुस्लिम कौम को हुआ है। वहां के जो मुस्लिम लोग टेररिस्ट के शिकंजों में फंसे हुए थे, टेररिज्म की वजह से खुल नहीं पा रहे थे, अपना एक उनको फ्रीडम नहीं मिल पा रही थी, और वहां के जो अलगाववादी नेता थे उनके शिकंजे में फंसे हुए थे, उनको फायदा हुआ है। तो ये जो पॉपुलेशन की, अभी मैं थोड़ा सा ज्यादा लंबा चली गई, पॉपुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल जो है या पॉपुलेशन एक्ट जो आना चाहिए, कंट्रोल एक्ट आना चाहिए, ये पूरी इंडिया के लिए आना चाहिए, ना कि सिर्फ 1-2 स्टेट के लिए, कि कोई भी चीफ मिनिस्टर जो है वो क्रेडिट लेने के लिए एक बिल ले आए और एक हंगामा खड़ा हो गया सोसाइटी में, और बस वो वाह भाई लूट रहे कि जी योगी जी ने ये कर दिया, फला जी ने ये कर दिया, वो उसने जी ने ये कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी जैसे लव जिहाद की हुआ था, लव जिहाद के लिए जो एक्ट बना वो सबसे एक होड़ लग गई कि भाई हम जो है वो लव जिहादियों को फांसी दे देंगे, फला कर देंगे, ये कर देंगे, योगी जी ने क्रेडिट ले लिया। तो अब अगर आप उस लव जिहाद एक्ट को आप उठा करके देखेंगे, जो धर्म परिवर्तन अध्यादेश आया है 2020 में, वो एक्ट आया है, तो उसमें आप ये देखिए उस लड़की के रिलीफ के लिए कोई प्रोविजन नहीं है उसमें। तो ऐसे एक्ट लाने का कोई फायदा नहीं है। प्लीज पॉपुलेशन कंट्रोल बिल वही मैं बता रही हूँ, वही मैं बता रही हूँ। जो महिलाएं हैं उनको कितना झेलना पड़ता है, वही मैं बता रही हूँ इसके लिए अनीता, वही मैं बता रही हूँ।
ये सारी चीजें रूट कॉज है। हम पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम सामाजिक व्यवस्था पे बात कर रहे हैं। प्लीज उस पे हम टिके रहे तो ज्यादा बेहतर है। बिल, ये जो हमारा बिल आएगा, हमें किसी का नाम नहीं, हमको किसी को ये एक राज्य से, ये तो हम भी जानते हैं, एक राज्य से शुरू होता है फिर पूरे देश में मुहिम बनती है। ये तो राज्य से तो शुरुआत तो हुई, इसके लिए आप स्वागत तो कीजिए कि एक राज्य से शुरुआत हुई है, आगे देश में भी मुहिम बनेगा। लेकिन आप ये बताइए कि महिलाएं जिनके, अब आप बताइए कि ठीक है ये पॉपुलेशन कंट्रोल बिल तो ला दिए योगी जी, लेकिन वहां पे कहाँ काम कर पाएंगे, क्योंकि 2 बच्चों का प्रोविजन है, बीबियां 3 हैं, तो वहां पे कहाँ ये कारगर साबित होगा। वही बात मैं बता रही हूँ अनीता। हमारी महिला, हमारी दलित महिलाएं हो, हमारी मुस्लिम महिलाएं हो, उनके पति इस बात को समझने को राजी नहीं है कि ये बात मैंने पहले कह दी, ये बात मैंने पहले कह दी कि हम हर चीज को मजहब से ले जाकर के जोड़ देते हैं और उसमें धार्मिक गुरु की टांग अड़ जाती है, और वो उस टाइम पर इंट्रोड्यूस किया जाता है जब उसको एक धार्मिक गुरु जो है उनको एक मौका मिलता है कि ये जो है वोट बैंक पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है और ये जो है अपनी सत्ता के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो यही मैं कह रही हूँ कि जो भी एक्ट लाएं, जो भी बिल लाएं, वो ग्रास रूट लेवल पर लोगों को फैसिलिटेट करने वाला होना चाहिए, ना कि दिखावे के लिए होना चाहिए। जैसे ये जो धर्म परिवर्तन अध्यादेश आया है, इसमें विक्टिम के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। इसी तरह से चर्चा कर लेंगे, इसी तरह से अनीता मेरी बात पूरी, समय की कमी है, आपको बोलना है, समय की कमी है। आप पॉपुलेशन पे बिल्कुल नहीं बोल पाई, बाकी धर्म पे सारी बातें बोल दी। पॉपुलेशन की बात हम कर रहे हैं, पॉपुलेशन के बढ़ते पॉपुलेशन पे महिलाएं जो जननी है उन पर उनका उस कानून पे उनका अधिकार नहीं है, बच्चा जनने पे उनका अधिकार नहीं है। तय करते हैं क्यों करते हैं। मैं अब वही मैं बात कर रही हूँ, माफ कीजिएगा माफ कीजिएगा फराफैज जी, मैं आरिफ साहब के पास जाना चाहूंगी, अब समय की कमी है उनके पास। 2 मिनट और दे दीजिए। नहीं, लास्ट में 2 मिनट दीजिए। तो मेरा कहना ये है, क्योंकि मेरी बात इसलिए बुरी लगती है कि मैं बिल्कुल साफ बात करती हूँ। मेरा कहना ये है, कोई भी एक्ट आना चाहिए, पूरे देश के लिए आना चाहिए। ये प्रॉब्लम पूरे देश की है, मेरी बात यहाँ से शुरू हुई थी, ये किसी एक स्टेट की प्रॉब्लम नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हम कोई भी एक्ट लेकर के अगर आते हैं, क्योंकि ये सरकार का जिम्मा है, सरकार अगर एक्ट लेकर के आ रही है तो जो ग्रास रूट लेवल की जो प्रॉब्लम्स है उनको ध्यान में रख करके वो एक्ट फ्रेम होना चाहिए, ना कि वोट बैंक पॉलिटिक्स को देख करके फ्रेम होना चाहिए। जो पॉपुलेशन कंट्रोल होगा, वो पॉपुलेशन कंट्रोल तब होगा जब हम एजुकेशन को बढ़ावा देंगे, जब हम एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देंगे। जब तक एजुकेशन नहीं आएगी अनीता, तब तक हम कितना भी कोशिश कर लें, सिवाय मारकाट के, सिवाय उंगली के, सिवाय शोशेबाजी के कुछ नहीं होगा। खाली एक्ट बना देना ये जरूरी नहीं है, खाली एक्ट बना देने से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगी जब तक उसका ग्रास रूट लेवल पर बेटर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, और जब तक उस एक्ट में उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए बेसिक चीजें जो हैं वो नहीं होंगी। चाहे फिर आप कहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अश्विनी जी बार बार हाथ उठा रहे थे, आप अगर कुछ बोलना चाहते तो 2 मिनट आपके लिए है, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। मैं तो गवर्नर साहब को सुनने के इंतजार कर रहा हूं, बस 2 मिनट मुझे ये कहना था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल, ये मुझे लगता है 2 ऐसे विषय हैं जो नेशनल लेवल के इशू हैं, राष्ट्रीय स्तर के विषय हैं, लेकिन कहीं से रास्ता तो निकलेगा। जैसे गोवा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया तो पूरे देश में हो रही है बात कि भाई गोवा में लागू हुआ, पूरे देश में लागू कर दो। एक बार यूपी में लागू होगा, यूपी में 6 महीने चलेगा, चलने के बाद हमें ये भी पता चल जाएगा इस कानून में क्या क्या कमी रह गई, इस कानून में और क्या सुधार करने की जरूरत है। उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर लागू करना मुझे लगता है ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो यूपी में एक तरीके से ट्रायल बेस पे चलेगा, लेकिन मैं इतना जरूर मानता हूं, अभी 29 तारीख को फिर से सुनवाई है यूनिफॉर्म सिविल कोड इस पे पॉपुलेशन कंट्रोल पे, और सारे राज्यों को नोटिस भी हुआ है। धीरे धीरे करके सारे राज्य इस विषय में आगे बढ़ेंगे तो अंत में केंद्र में एक अच्छा कानून बनेगा। जहां तक इस कानून के इफेक्टिवनेस की बात है, मैं फिर से कह रहा हूं, करप्शन, कोई भी कानून जो फेल होता है वो केवल करप्शन के कारण फेल होता है। एक एग्जांपल मैं दूंगा 1 मिनट के अंदर।
सर्बानंद सोनोवाल साहब की पीआईएल पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था असम में एनआरसी लागू करने के लिए, और सर्बानंद सोनोवाल साहब के मुख्यमंत्री रहते रहते वहां एनआरसी हुई, लेकिन वो एनआरसी फेल हो गई। कैसे? क्योंकि घुसपैठियों ने घूस दे के आधार बनवा लिया, घूस दे के राशन कार्ड बनवा लिया, घूस दे के ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया, घूस दे के वोटर आईडी बनवा लिया, और बाद में जब रजिस्टर बनने लगा, जब वो लेखपाल आते थे, पटवारी आते थे रजिस्टर बनाने, वहां भी उन्होंने सौदा कर लिया और बाद में उनका नाम जुड़ गया। अब वो लेखपाल पटवारी इतने चालाक निकले, वो जितने घुसपैठियों का नाम रजिस्टर में जोड़ते थे उतने असम के लोगों का नाम रजिस्टर से बाहर कर देते थे। तो स्थिति ये हो गई। भ्रष्टाचार का दुष्परिणाम ये हुआ कि जो घुसपैठिए थे वो असम के नागरिक बन गए, और जो असम के नागरिक थे बेचारे वो रजिस्टर के बाहर हो गए। इसलिए मुझे केवल और एक ही है, इस कानून का आना बहुत जरूरी है, इस कानून का इफेक्टिव होना बहुत जरूरी है, लेकिन इस कानून के पहले में भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून बनाना बहुत जरूरी है। और मैं दो शब्द, चूंकि इसके बाद मुख्य अतिथि साहब बोलेंगे, तो मैं ये जरूर चाहूंगा, मैंने 8 अगस्त को जो तय किया है, 8 अगस्त को हम जंतर मंतर पे वो 222 कानूनों को जलाने जा रहे हैं, और देश भर में हमने सबसे कहा है कि आप भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पे वो कानून सब लोग जलाएं। वो उसका पर्पज यही है कि देश की जो सबसे बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार, उसका जो मूल कारण है वो घटिया कानून है। जो अंग्रेजों ने कानून बनाए थे हमें बांटने के लिए, हमें बंधक बनाने के लिए, हमें कानूनी रूप से लगातार फंसाने के लिए, वो कानून आज भी चल रहे हैं। अगर वो कानून अच्छे होते तो किसी एक अंग्रेज को सजा होनी चाहिए थी। 1857 की क्रांति को दबाने के लिए 1860 में इंडियन पिनल कोड बना। 1857 की क्रांति को दबाने के लिए आपके इनिशिएटिव के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी जी, आप जरूर कामयाब होंगे, ऐसी मेरी दुआ है। अब मैं, क्योंकि वक्त की बहुत ज्यादा कमी है, इसलिए मैं आप लोगों को रोक रही हूँ, मुझे माफ कीजिएगा। फिर से फुर्सत से हम बात करेंगे, लेकिन हमारे मुख्य अतिथि महामहिम आरिफ मोहम्मद खान साहब बैठे हुए हैं। उन्होंने दोनों वक्ताओं को भी सुना। वो एक राज्यपाल होने के साथ साथ एक सधे हुए एडवोकेट भी हैं, मजे हुए पॉलिटिशियन भी रहे हैं, और ऐसे में इन दोनों वक्ताओं को सुनते हुए फिलहाल आज के परिवेश में, देश के हालात को देखते हुए, इसके संसाधनों को देखते हुए, बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए उनके क्या विचार हैं, इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है, सरकार का क्या इसमें रोल हो सकता है, और समाज इस बीच में अपनी जो दायित्व है उसको कैसे निभा सकता है, इन सब पे सारी बातों को रखने के लिए मैं राज्यपाल साहब को मंच पे आमंत्रित करती हूँ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। आपने दोनों वक्ताओं को सुना। अब पूरा देश, हमारे पूरे दर्शक आपको सुनना चाहते हैं कि आखिर इस समस्या का समाधान क्या है, क्योंकि ट्रिपल तलाक में हमने देखा कि जब तक उस समस्या का समाधान नहीं आया, आप चुप नहीं बैठे, और उसका जो समाधान भी आया वो आपने इस बेहतरीन तरीके से दिया था कि सारा समाज उससे बहुत हर्ष के माहौल में था। जी सर। बहुत धन्यवाद अनीता जी। मैं सुनना चाहता था फरनाज जी को, अश्विनी उपाध्याय जी को, जो इन मामलों को लेके बहुत सक्रिय रहते हैं, और सबसे आखिर में अश्विनी जी ने सोनोवाल साहब के पीआईएल का जिक्र करके जो बात बताई, मुझे लगता है कि वो ये अपने आप में हमारे लिए इससे हम एक सबक ले सकते हैं, और वो सबक सीधा सीधा एक है कि लोकतंत्र में सारे माध्यमों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जिस चीज को आप ने गोल है आपका, आपकी एक नीति है, वो देश के हित में है, समाज के हित में है, उसको कामयाब करने के लिए एक माध्यम नहीं, सारे माध्यमों का इस्तेमाल होना चाहिए। अब
अश्वनी जी कह रहे हैं कि उसको कामयाब करने के लिए सबसे पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मजबूत कानून आए। भाई मेरे, अकेले कानून से नहीं होता है। लोकतंत्र में उससे बड़ी जिम्मेदारी है मानस बनाने की। आपने कहा कि जो लॉकडाउन का पीरियड था उसमें सड़कों पे दूध बहा हुआ नहीं मिला। नहीं मिला, सही है, चूंकि रेस्टोरेंट बंद थे। लेकिन उस बीच में भूलिए मत, जाली इंजेक्शनों का कारोबार हुआ, जाली दवाइयों का कारोबार हुआ। और ये अब एक बात और मैं बहुत साफ करना चाहता हूं, ये पॉपुलेशन कंट्रोल पूरे देश की समस्या नहीं है। अगर आपको ध्यान हो, हमारा संविधान इसे मैंडेटरी करता है, लाजमी करता है कि हर 25 साल के बाद संसदीय चुनाव क्षेत्रों का रीऑर्गेनाइजेशन और डिलिमिटेशन होना चाहिए। हमने नहीं किया 25 साल गुजरने के बाद। क्यों नहीं किया? क्योंकि जनसंख्या के ऊपर जो राष्ट्रीय नीति थी उसको दक्षिण के राज्यों में कामयाबी से वो लागू हुई और उत्तर भारत के राज्यों में वो नहीं कामयाब। तो दक्षिण के राज्यों की आपत्ति ये थी कि अगर आप इस रीऑर्गेनाइजेशन को, डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज को पूरा करते हैं तो राष्ट्रीय नीति को फेल करने वालों को एडवांटेज होगा, उनको फायदा होगा, संसद में उनकी संख्या बढ़ जाएगी। और जिन राज्यों ने इस नीति को कामयाबी से लागू किया है उनको इसका नुकसान होगा। तत्कालीन सरकार ने उनकी इस आपत्ति को स्वीकार किया, संविधान में संशोधन हुआ और उसको फिर 25 साल के लिए बढ़ाया गया। और 25 साल के बाद भी जब डिलिमिटेशन और रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है तब भी इस आधार पर हुआ है कि राज्यों को जितनी संख्या दी गई थी उसमें फेरबदल नहीं होगा, केवल जो भूगोलिक फेरबदल थोड़ा बहुत हो सकता है या जो आरक्षित सीटें हैं उनको बदलना है वो हो सकता है। जनसंख्या के बढ़ने के कारण जो संसदीय क्षेत्रों का जो बढ़ना होना चाहिए था वो 50 साल के बाद भी स्वीकार नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि दक्षिण के राज्यों में ये नीति कामयाबी के साथ लागू हुई है। आप अगर वहां से कंट्रोल कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से जरा सब लोगों के चेहरे दिखाइए, अकेले मुझे मत रखिए स्क्रीन पे। हाँ, ये ज्यादा बेहतर है। आई लाइक दिस। अकेले मत रखिए। तो बहुत सारे जो आप कंक्लूजन पे आ रहे हैं वो सही नहीं है। ये पूरे देश की समस्या नहीं है। दक्षिण के राज्यों ने तो इसे कामयाबी से लागू किया है। दक्षिण के राज्यों में फर्क क्या है? अब हमें यह भी गौर करना पड़ेगा कौन चीज इसके लिए सब। एक तो मैं ये मानता हूं कि ये, मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहता हूं, एक अंग्रेजी की कहावत है, आई हैव फाउंड द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, स्टे अवे फ्रॉम द इडियट्स। अगर एक ऐसी नीति, क्या कोई आदमी इससे इनकार कर सकता है कि दुनिया हमें बता रही है कि ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने वाला है। आप अगर इसमें कोई ऐसे कानून का विरोध करें, आप उनको डिस्कस करिए,
आप इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं जरूर दीजिए, मैं तो नहीं दूंगा इंपॉर्टेंस। मेरे नजदीक तो वो इस लायक ही नहीं है। जो लोग ऐसे राष्ट्रीय नीतियों का जो एक तरह से जिस पर सम्मति बनी हुई है उसका विरोध करें। आज हम थोड़ी देर के लिए मैं आपसे कहता हूं कि उनका विरोध ना हो, बिल्कुल ना करें वो विरोध, तो ये कामयाब हो जाएगा। आप इसे साल 2 साल में कामयाब कर लेंगे इस नीति को। ये सोचिए कि इसको कामयाब कैसे करना है। जो अर्थहीन विरोध है ना, उनकी एक ही मिसाल आपको देता हूं। आप वेस्टर्न यूपी में आज की तारीख में कहीं चले जाइए, और यह अनीता जी को खास तौर से बताना चाहता हूं, वो इनसे जोड़ के कह रही हैं कि उन महिलाओं के बारे में सोचिए। ये लोग मुखालफत करते थे लड़कों के भी अंग्रेजी एजुकेशन, जो मॉडर्न एजुकेशन है उसका विरोध करते हैं। आज आप वेस्टर्न यूपी के सुदूर देहातों में, ईस्टर्न यूपी के सुदूर देहातों में चले जाइए, गांव का गरीब आदमी अगर उसके पास शहर में एक छोटा एक कमरा खरीदने के पैसे नहीं है, तो उसने अपने गांव से नजदीक मुख्य रोड पर एक कमरा बना के अपने बच्चों को वहां रखा हुआ है, ताकि लड़के लड़कियों को बस के जरिए 8-10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर जो शहर है वहां भेज सके। इनको सुन कौन रहा है? ये तो लड़कों की शिक्षा का विरोध करते थे। ये आम आदमी जिसके घर में अब से 15-20 साल पहले 15 साल की लड़की पड़ोस के घर में नहीं जा सकती थी, आज उसकी बेटी साइकिल चला के 5-7 किलोमीटर तो साइकिल चला के कॉलेज अटेंड करने जाती है। इस लड़की का जिक्र करिए। ये जो डिस्कॉर्डेंट लोग वॉइसेस होती हैं, इनको इंपॉर्टेंस क्यों आप इतना ज्यादा देती हैं? इनके बस की है किसी को रोक पाना? हाँ, हमारे करने का काम है जिसकी तरफ ध्यान दीजिए। ये लड़की जो 10 किलोमीटर साइकिल चला के जा रही है, क्या ऐसा हो सकता है कि इसको 2 किलोमीटर पे अच्छा स्कूल मिल सके? गौर करने की बात यह है। कौन मुखालफत कर रहा है? भाई कौवा आपका कान ले गया, कान देख लीजिए ना, कान आपके हैं या नहीं है? इनकी सुन कौन रहा है? इन लोगों की आजकल कोई भी नहीं सुन रहा। तो इनको मैं नहीं मानता कि इनको इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है। अश्विनी जी कह रहे हैं कि प्राइमरी स्कूल में कह रहे हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में पढ़ाया जाए। मुझे बहुत शुभा है कि भारतीय मानस इसको स्वीकार करेगा, लेकिन सेकेंडरी के लेवल पे तो कर ही सकता है। और असल प्रॉब्लम मैं ये मानता हूं, और मेरे अकेले मानने की बात नहीं, ये कहा गया कि भारतीय जो सोच है उसमें ये है कि कोई भी इंसान, उसके अंदर वो इंसान जो है वो बुनियादी तौर पे अच्छाई और बुराई का एक मिश्रण है। अब ये सब कुछ इंसान के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपनी अच्छाइयों को विकसित करता है या बुराई को विकसित करता है। और हमारे यहाँ एक सोच है कि जिन लोगों के पास शिक्षा है, अगर उनके अंदर संवेदनशीलता नहीं होगी, अगर उनके अंदर करुणा का भाव नहीं होगा, अगर उनके अंदर दया का भाव नहीं होगा, तो वो बहुत खतरनाक बन जाते हैं समाज के लिए। साक्षरो विपरीतत्वे राक्षसो भवति ध्रुवम। बेपढ़ा लिखा आदमी उतना खतरनाक नहीं बन सकता जितना पढ़ा लिखा आदमी खतरनाक बन सकता है। तो उसका इलाज क्या है? उसका इलाज यह है, डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं कि करुणा दया का भाव, करुणा के भाव के बगैर किसी का भी व्यक्तित्व संपूर्ण नहीं बन सकता। और वो कहते हैं कि महिलाओं में
ये करुणा का भाव नैसर्गिक तौर पर आता है। पुरुषों को इस भाव को पैदा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है, कल्टीवेट करना पड़ता है अपने आप को। तब किसी का भी व्यक्तित्व तब संपूर्ण होता है जब उसके अंदर करुणा का भाव होता है। मैंने अभी आपसे को कहा कि नॉर्थ में पॉपुलेशन पॉलिसी जो राष्ट्रीय नीति थी वो कामयाब नहीं हुई, साउथ में कामयाब हुई। लेकिन इंसानी समाज की ये कमजोरी है, एक नहीं तो दूसरी बुराई पैदा होगी, दूसरी। अब बोला आप कोई जो आदर्श से आदर्श स्थिति भी आप बना लीजिए, उसमें भी कुछ ना कुछ उससे भी बिगाड़ने के तरीके ढूंढ लिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर केरला में यहाँ पे साक्षरता 100% है। यहाँ पे महिलाएं, ये शब्दों में इसका वर्णन करने की जरूरत नहीं है, आप सड़क चलती महिला को देखिए, क्या उसके अंदर विश्वास नजर आता है। वो कोई उसे कंट्रोल करे, ये इसकी कल्पना भी करना मुश्किल होगा। लेकिन उसके बावजूद हमारे यहाँ और बहुत जागरूकता है, महिला सशक्तिकरण को लेके, महिलाओं के अधिकारों को लेके बहुत जागरूकता है। और शायद पूरे देश में किसी भी राज्य में महिलाओं का इतना बड़ा परसेंटेज, उनका जो योगदान है, चाहे केरला की इकोनॉमी हो, चाहे यहाँ की सामाजिक जीवन हो, चाहे यहाँ का लिटरेरी एक्टिविटीज हो, हर चीज में महिलाओं का योगदान। बल्कि एक जमाने में तो ये जैसे कहते मैट्रियार्कल सोसाइटी रही है केरला। तो केरला में महिलाओं के अधिकारों को लेके किसी प्रकार की जागृति की कमी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जहेज में भी मैं सीधे सीधे कहना चाहता हूं, सोने के गोल्ड जो है उसके लिए ऐसा कुछ आकर्षण है कि हमारे यहाँ भी कई महिलाओं की जान गई है पिछले चंद महीनों में या सालों में। मगर फर्क क्या है, देखिए कि 20 दिन के अंदर सिर्फ एक हमारे यहाँ जो वरिष्ठ गांधीयन हैं, उन्होंने इसमें पहल की। एक दिन का उपवास रखा गया और ये 14 तारीख की बात है, 14 जुलाई की। आज क्या तारीख है? 24। 10 दिन हैं। लेकिन 14 जुलाई के बाद ऐसे मामले सामने आए हैं जहां खुद लड़के ने शादी के दिन, जब लड़की को बहुत सोना पहना के लेके आए पंडाल में, उसने कहा साहब सोना उतारिए तो शादी करूंगा, मैं लड़की से शादी करने आया हूं, मैं इस सोने से शादी करने नहीं आया। ये भी घटनाएं हो गई। यहां पे केरला सरकार ने हर जिले के अंदर एक जहेज विरोधी अफसर की नियुक्ति कर दी। जो शुरुआत इसकी इस तरह हुई कि सारे वाइस चांसलर्स को कहा गया, हमने कहा कि भाई डिग्री देने से पहले जो भी कैंडिडेट है उससे एक दस्तखत करवाइए एक बॉन्ड पर कि ना मैं जहेज मांगूंगा ना जहेज दूंगा। जब इस पे चर्चा हुई तो वाइस चांसलर्स ने कहा कि साहब सिर्फ कैंडिडेट से क्यों, एडमिशन के वक्त इसके माँ बाप से भी एक बॉन्ड पर दस्तखत करवाइए। ये वाइस चांसलर्स ने खुद कहा कि उनसे भी एक दस्तखत करवाइए, चूंकि एडमिशन के वक्त सबसे ज्यादा चिंतित माँ बाप होते हैं, डिग्री के वक्त तो लड़का होता है या लड़की होती है। तो आपने कहा भाई ये डिग्रियां विद्या विवेक देने के लिए है, विद्या हमें राइट और रॉन्ग का, सही और गलत का एहसास कराने के लिए, विद्या विमर्श रूपनी
विद्या इसके लिए नहीं है कि डिग्री लेकर आप मैरिज के मार्केट में अपना प्राइस बढ़ा दीजिए। तो वाइस चांसलर ने खुद सजेशन दिया कि डिग्री के वक्त भी और एडमिशन के वक्त भी। और आज 10वां दिन है, आज गवर्नमेंट ने एक जियो जारी कर दिया जहां हर सरकारी अफसर को एक बॉन्ड भर के देना होगा अपने डिपार्टमेंट के हेड को, जिसमें एक कमिटमेंट करना होगा कि मैं किसी ऐसी कार्रवाई में शरीक नहीं हूंगा जिससे जहेज मांगने, जहेज देने, इस लेन देन में कोई बढ़ावा मिल सके, मैं ऐसे किसी काम में। ये कैसे संभव हुआ, जरा गौर करें। ये संभव इसलिए हुआ कि ये समाज जो है क्या तकरीबन 100% साक्षरता है, जागरूकता है। तो मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूं, मैं कानून को इस तरह नहीं देखता कि कानून, जैसे यहां केरला में भी कई आर्टिकल लिखे गए कि साहब क्या कानूनी तौर पर यह पॉसिबल है कि बॉन्ड भरने के बाद अगर इस लड़के ने, अगर जहेज ये साबित हो गया कि जहेज मांगा है और लिया है, तो जो गवर्नर कह रहे हैं क्या उसकी डिग्री वापस कानूनी तौर पर ली जा सकती है? तो मुझे जब बताया गया तो मैंने कहा भाई मैं तो ये चाहता हूं ऐसा माहौल बने प्रदेश के अंदर कि डिग्री वापस लेने की किसी से जरूरत ही ना पड़े। और मैंने बताया, मैंने कहा भाई ये जो जब TN सेशन साहब के जमाने से इलेक्शन में हर कोई मानेगा कि जो अनियमितताएं होती थी वो आज 90% खत्म हो चुकी हैं। लेकिन क्या कोई बता सकता है, उपाध्याय जी बता सकते हैं, फराबी भी बता सकते हैं कि एक भी कैंडिडेट को डिबार किया गया हो? कोई कैंडिडेट डिबार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कानून इजाजत नहीं देता। लेकिन आम आदमी जो था वो उन करप्ट प्रैक्टिसेस से परेशान था। तो कानून की गैर मौजूदगी में भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इनिशिएटिव लेकर निर्देश जारी करके ऐसा माहौल बना दिया कि कैंडिडेट तो कोई डिबार नहीं हुआ, पर अनियमितताएं जो थी और जो करप्ट प्रैक्टिसेस थी वो 90% बंद हो गई। तो मैंने कहा भाई मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है किसी की डिग्री वापस लेने में, लेकिन माहौल ये बना दिया जाए। माहौल कैसे बनेगा? मैंने कहा केरला में पहले से अवेयरनेस है, लेकिन अगर इसको हम उस लेवल पे ले जाते हैं जहां पे हम ऐसे लोगों के खिलाफ सोशल सैंक्शंस, मतलब ऐसा माहौल बन जाए जहां पड़ोसी कह दे कि भैया तुमने जहेज मांगा है और जहेज डिमांड पर तुम्हें दिया जा रहा है, मैं तुम्हारी शादी में शरीक नहीं हूंगा। तो मैं ये मानता हूं कि कानून भी लोकतंत्र के अंदर, कानून आखिरी चीज नहीं होता। कानून का इस्तेमाल भी जनमत बनाने के लिए किया जाए। पॉपुलेशन का कंट्रोल होगी जनमत बना, लेकिन उसमें कानून के महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता। कानून का बहुत महत्व है। क्यों महत्व? लोग डिस्कस कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं वो लोग जो इसका विरोध करें उनको भी डिस्कस करने दीजिए, वो इसको रोक नहीं सकते। लेकिन इसके बारे में ये तो कम से कम लोगों को, जो आंकड़े अभी हमारे अश्विनी जी ने दिए हैं, हमारे पास इतना एरिया है, फला देश का इतना है, हमारी इतनी जनसंख्या है, उनकी इतनी जनसंख्या है, ये कम से कम लोगों को पता चलेंगे, वो चौंकेंगे, वो इस पर गौर करेंगे, वो इसको खास तौर से अब मैं ये बात शायद मैंने दिल्ली में कभी आपसे मुलाकात में भी कभी मैंने जिक्र किया हो, चूंकि मैं इसका बहुत जिक्र करता हूँ। पिछले 15-20 साल से ऐसा वातावरण बदल रहा है, मैं हैरान होता हूँ अपने गांवों को देखकर कि जहां बच्चियां 14-15 साल की उम्र में अपने घर की चौखट के बाहर पैर नहीं रख सकती थी, आज 5-5 और 7-7 किलोमीटर साइकिल चला के
विद्यालय में पढ़ने के लिए जा रही हैं। हमारी जरा ज्यादा जोर इस बात पर होना चाहिए। ये जो ये बच्चियां जब माएं बनेंगी तो आप ये इनसे ये अपेक्षा मत कीजिए कि ये वो पुरानी वाली महिलाओं की तरह ये बिहेव करेंगी। ये पढ़ी लिखी माएं होंगी, ये अपने अधिकारों से भी परिचित हो रही हैं और ये अपने बच्चों के अधिकारों से भी परिचित होंगी। अब हमारी जिम्मेदारी, एक बड़ी जिम्मेदारी, इस कानून को तो मैं इसलिए जरूरी मैं ये नहीं मानता हूं कि कानून से जनसंख्या रुक जाएगी, लेकिन मैं ये पक्का मानता हूं कि कानून जनमत पैदा करने में, राय बनाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा, इसलिए यह आवश्यक है। एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर, लेकिन इसके अलावा और बहुत सारे कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हैं जिन पर हमें जोर देने की जरूरत है, जहां हम कैसे करुणा का भाव पैदा कर सकते हैं, कैसे हम ज्यादा बेहतर शिक्षा की व्यवस्था अपनी बच्चियों के लिए कर सकते हैं, कैसे हम उन्हें सुविधाएं दे सकते हैं। सुविधाएं किसी और चीज के लिए नहीं, जिसमें वो आज अगर उसे 10 किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ती है तो उसे ना चलानी पड़े 10 किलोमीटर, वो 2 किलोमीटर पे उसके लिए अच्छा स्कूल हो। ये सब माहौल हम कैसे बना सकते हैं, मैं मानता हूं उस पर ज्यादा गौर करने की जरूरत है। कुछ देर उस पर ज्यादा गौर करने की जरूरत है और कानून यकीनी तौर पे बहुत ही पॉजिटिव कंट्रीब्यूटरी फैक्टर के तौर पर काम करेगा जनमानस को बनाने का। आपने इस कार्यक्रम को आयोजित किया, ये अच्छी पहल, और ज्यादा से ज्यादा वो लोग जो विघ्नकारी होते हैं वो को खास बात नहीं। तुलसीदास जी ने कहा कि पहले कहा कि मैं उन लोगों को प्रणाम करता हूं जो बिन काज दाहिने बाएं, तो उनका चिंता मत करिए, बस प्रणाम करिए और आगे बढ़ जाइए। और जो जितना पॉजिटिव काम कर सके वो काम करने की कोशिश कीजिए, उलझिए मत इन लोगों से। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मुझे भी इसमें शामिल करने के लिए, और उससे ज्यादा धन्यवाद देता हूं कि आपने ये पहल की है और इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने इस चर्चा का आयोजन किया। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया महामहिम राज्यपाल साहब आरिफ मोहम्मद खान जी। ये वक्त आ गया है धन्यवाद ज्ञापन का, विदाई का वक्त है। ये चर्चा इस तरह से आम होती रहेंगी, लेकिन इस समापन कार्यक्रम के साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कृपाशंकर भाई साहब का, जिन्होंने केशव संवाद के जरिए इस तरह की श्रृंखलाओं का आयोजन किया है और इतने महत्वपूर्ण विषय को सामने लाने में एक सार्थक कोशिश की है। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ अश्विनी उपाध्याय जी का, जिन्होंने इतने विस्तार से इतनी सारी बातों को बताया कि जनसंख्या नियंत्रण कानून का क्या क्या कितने पहलू हैं और इसकी कितनी जरूरत है, क्या क्या इसके जो है वो रोग हैं और क्या क्या उसके समाधान हैं। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ फराफैज जी का, उन्होंने खुलकर अपनी बातों को रखा, साथ में अपने गुबार भी निकाले, तो इस गुबार के लिए भी धन्यवाद, दिल के गुबार निकलने चाहिए। और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ अनंजय त्यागी जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम में एक अहम भूमिका निभाई और अपने समस्त दर्शकों का जो इतने अहम मुद्दों पे हमारे साथ जुड़े रहे, इस कार्यक्रम को देखते रहे। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ धीरज भाई साहब का, दिनेश भाई साहब का, मेरी पूरी टेक्निकल टीम का, जिनकी वजह से इतना स्मूथली, इतना ये पूरा कार्यक्रम जो है सफल हो पाया। और कल्याण मंत्र के साथ ही अब इस कार्यक्रम को मैं समापन की ओर ले जा रही हूँ। कल्याण मंत्र के ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वभद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।